एक ऐसा देश है जिसको आप अपने स्टडी वीज़ा के लिए फ्यूचर के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वो है फ़िनलैंड। काफ़ी सारे लोगों ने कंसिडर करा भी होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने सोचा होगा, उनकी फैमिली ने सोचा होगा या आपके अगर बच्चे हैं तो आपने उनके बारे में सोचा होगा। कनाडा, आपको पता है कनाडा का टाइम जो है इस वक़्त ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अगर मैं आपको स्टडी वीज़ा की फ़ील्ड के बारे में बताऊँ, ऐसा नहीं कि कनाडा में एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, बच्चे अभी भी जा रहे हैं, अभी भी एप्लीकेशन जा रही हैं। लेकिन कनाडा का वो वाला चार्म जो पहले था, वो अब एब्सेंट हो चुका है। कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम कनाडा की रिप्लेसमेंट के रूप में देख सकते हैं? वहाँ पर इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई करने के बाद हमें परमिट भी मिलना चाहिए, वीज़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होना चाहिए, इंग्लिश के बेसिस पे हो जाए, कोई मुझे लोकल यूरोपियन लैंग्वेज ना सीखनी पड़े और उसके अलावा वहाँ पे सैलरी वगैरह अच्छी हो, पीआर की भी पॉसिबिलिटीज़ हों, हमारे दिमाग में सारे क्वेश्चन्स आते हैं। तो फ़िनलैंड एक ऐसी शानदार अपॉर्च्युनिटी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िनलैंड का स्टडी वीज़ा आप खुद कैसे ले सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, अपने आप। अगर आप अगर आपने पढ़ाई करी है और आप अभी स्टडी वीज़ा को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो इस वीडियो को जानने के बाद आपको फ़िनलैंड को लेके सारे क्वेश्चंस, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी सारे डायरेक्शंस, सारी कंडीशंस, इसके प्लस, माइनस और एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस आप समझ जाएँगे और खुद कर सकेंगे किसी की हेल्प के बगैर। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ़िनलैंड के लिए येस, दिस इज़ ट्रू कि फ़िनिश लैंग्वेज की रिकमेंडेशन नहीं है। यानी आप जैसे फ्रांस में जाते हैं, तो फ्रांस के लिए अगर फ्रेंच आपको आती है, तो इट इज़ अ प्रेफर्ड लैंग्वेज कि अगर आपको फ्रेंच आती है, तो वीज़ा लेना थोड़ा आसान हो जाता है। इंग्लिश के बेसिस पे हो तो जाता है, लेकिन अगर फ्रेंच आती है, तो उसमें आपको आपकी मनपसंद अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं, वीज़ा सक्सेस रेशियो इंप्रूव हो जाता है। फ़िनलैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ पे फिनिश के ऊपर ऐसा कोई मेंडेशन नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश के बेसिस पे भी अप्लाई करते हैं, तो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या आइल्स ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, आइल्स आपको लेना होगा। 6 बैंड ले आइए ओवरऑल, दैट शुड बी इनफ। अगर आपने पीटी किया, तो उसका स्कोर मेक श्योर कि 60 हो या उससे ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक्सपर्टीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एकेडमिक रिकॉर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी बहुत हाई स्कोर हो, मेरा 90% आ रहे हो एग्रीगेट या 80% आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप एक रेगुलर एवरेज स्कोर 55 टू 60 के बीच में भी अगर आपके परसेंटाइल हैं, तो आप उसको यूज़ करके फिर वहाँ पर अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये अपॉर्च्युनिटी आपको फिनलैंड में मिल जाती है। मोर ओवर, जो सबसे बेस्ट बात मुझे फिनलैंड की लगती है, जस्ट लाइक जर्मनी, फिनलैंड के अंदर भी स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जैसे जर्मनी में आपने सुना होगा, जर्मनी क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बहुत आसानी से कोई भी अफ़ोर्ड कर सकता है उसको, यानी जो लाखों रुपए के, मतलब 20-20 लाख रुपए के कोर्स हैं, वो 1/3 ऑफ द कॉस्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे लोगों को बहुत सहूलियत मिल जाती है, इससे स्कॉलरशिप मिल जाती है। यही अपॉर्च्युनिटीज़ आपको फिनलैंड भी देता है। और बट उसके लिए क्या है कि आपकी फर्स्ट डिवीज़न, जितने अच्छा स्कोर हो उतने अच्छे चांसेस हो जाते हैं, आप अच्छे से इंटरव्यू पास कर देते हैं, उनकी सारी कंडीशंस को मीट कर देते हैं। कंडीशंस क्या है? सिंपल वही जो लैंग्वेज की बात है, और आपके अच्छे आइल्स स्कोर आया हुआ है या पीटी स्कोर आया हुआ, अगर आपके पास ऑलरेडी फिनिश लैंग्वेज है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, तो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा, अगर नहीं है तो इट्स ओके। उसके अलावा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, आपके 60, 70, 80, 90% तक आ रखे हो, तो और अच्छी बात हो जाती है। अपनी ही फील्ड में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या हायर डिप्लोमा किए हुए हैं, उससे और हेल्प मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके स्कॉलरशिप की विंडो को ओपन कर देती है। ओके, तो ये इसका एडिशनल बेनिफिट है। इसके बाद वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, व्हिच इज़ अ वेरी एक्सीलेंट थिंग। क्योंकि देखिए, अगर हम पढ़ाई करने जाते हैं और वहाँ काम ही नहीं कर पाए, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्यों नहीं पढ़ाई करने बाहर जाते हैं? उनको लगता है कि भई हम 20-20 लाख रुपए के कोर्स करने जा रहे हैं और फिर वही पैसा हम रिकवर ना कर पाएँ, तो फ़ायदा क्या है? फ़िनलैंड में ऐसा नहीं है। फ़िनलैंड में आपको वर्क अपॉर्च्युनिटी मिलती है और आप अगर जैसे पढ़ाई पूरी कर ली है, तो काफ़ी जगह तो प्लेसमेंट तो वहीं पे ही हो जाती है, कैंपस के अंदर ही। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलती है, तो बाहर आपको ईज़िली जॉब मिल जाएँगी आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड। मेक श्योर यू शुड बी सीरियस इनफ टू बिल्ड योर करियर ओवर देयर। वहाँ आप ये टाइम पास के लिए थोड़ा-सा इसको कंसिडर ना करें। वैसे तो कोई कंसिडर नहीं करेगा और ऐसे लोग हमारी वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, आई एम वेरी मच श्योर, बट फिर भी ये मैं कहना चाह रहा था कि यू शुड बी सीरियस इनफ, क्योंकि अगर आप सीरियस होते हैं, तो आप इंटरव्यू में उसी तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं जिस तरीके से उनको रिक्वायरमेंट होती है। एक नॉन सीरियस बच्चे का जब इंटरव्यू लिया जाता है, तो बहुत ही कैजुअली वो इंटरव्यू देता है, जिससे उसका इंप्रेशन वहाँ पे डाउनग्रेड हो जाता है और उसका सारा ब्लेम वो जहाँ पर उसने कोर्स किया हुआ वहाँ पर डाल देता है, अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर, अपने कैंपस के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी सीरियस इनफ। जब आप सीरियस होते हैं, आपकी अप्रोच को ऑटोमेटिकली मोल्ड कर देता है और आप जो है इंटरव्यू को ईजिली सक्सेसफुली पास कर पाते हैं। ऑलराइट। उसके अलावा वहाँ पे पीआर की अपॉर्चुनिटीज़, जब आपने मान लीजिए वर्क वीज़ा कर लिया और आपका ही एम्प्लॉयर, अगर आपने इतना अच्छा काम किया है वर्क वीज़ा पे, आपको वर्क परमिट मिल गया और आपने काम किया, कई बार आपका एम्प्लॉयर ही आपके बेसिस पे एक्सटेंशन फाइल करके आपका पीआर की विंडो ओपन कर देता है। अगर वो नहीं है, उसके बावजूद भी आप दूसरी जगह जाते हैं, तो एलिजिबिलिटी आपको वैसे भी मिल जाती है। बट हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे फिनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर इंग्लिश के बेसिस पे नहीं होगा।
लेकिन पहले 2-3 साल की पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद 2 साल का काम कर लिया, 4-5 साल रहने के बाद फिनिश लैंग्वेज ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। स्क्रिप्ट वही लैटिन स्क्रिप्ट है, कोई ऐसा कोई अलग नहीं है। ग्रामर उसकी बाकी सारी इंग्लिश जैसी थोड़ी-थोड़ी मिलती-जुलती है, हल्का-फुल्का ही। क्योंकि फिनिश लैंग्वेज जो है वो थोड़ा-सा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बाहर की लैंग्वेज मानी जाती है। बट उनका स्क्रिप्ट ओवरऑल वही लैटिन स्क्रिप्ट यूज़ होता है, जिससे आपको समझने में, पढ़ाई करने में इतनी मुश्किल नहीं होएगी। लैटिन स्क्रिप्ट मतलब जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनसे मिलता-जुलता उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये तो आप समझ गए, प्लस, माइनस, पीआर, वर्क वीज़ा, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं लिविंग कॉस्ट। उसका फ़ायदा क्या हुआ अगर जितना मैं कमा रहा हूँ उसमें मैं सेविंग ही ना कर पाऊँ? ओके, ये डाउट आपको आ रहा होगा। अगर आप वहाँ पर पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद वर्क परमिट लेते हैं और वहाँ पर जो भी आपकी इनकम है उस पे आप रीज़नेबल एक्सपेंसेस करने के बाद भी अपनी सेविंग कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग ये। क्योंकि जितना हमारे पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से फ़िनलैंड के अंदर जो लिविंग कॉस्ट है, वो लंदन से भी कम है, वो आयरलैंड से भी कम है, यूएस से भी कम है, कनाडा से भी कम है, राइट? तो ऐसे केस में अगर इफ़ यू आर लकी इनफ और आप 1500-2000 यूरो की स्टार्टिंग लेवल की जॉब भी ग्रैस्प कर लेते हो, जो कि व्हिच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, उस केस में भी आप रीज़नेबल सेविंग अपनी कर पाएँगे। ये देखिए डिपेंड करता है आप किस फील्ड से हैं और वहाँ पर क्या ओपनिंग्स हो रही है। इसको मैं बहुत कमिटमेंट के साथ तो आपको नहीं बोल सकता कि आपकी इतनी ही सैलरी होगी और इतनी ही सेविंग होगी, बट एक आपको एक एवरेज तौर पे मैं आइडिया दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं फाइलिंग प्रोसेस पे। फाइलिंग प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? इज़ टू टेक द एडमिशन। एडमिशन के लिए सबसे पहले पॉइंट है कि आपको यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होगी, यानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर मुझे एडमिशन लेना है, कहाँ पर मेरा कोर्स है, किस चीज़ को मैं मैच कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरी प्रोफाइल लग रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए सूटेबल है, ये सब पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे होंगे। अब इसका आंसर कैसे मिलेगा? एक ही चीज़ से, इंटरनेट से। अगर देखिए आप एजेंट्स के थ्रू नहीं जा रहे हैं, एजेंट को अवॉइड कर रहे हैं, बाईपास करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको इंटरनेट पे रीजनेबल टाइम स्पेंड करना होगा। मेरे कहने का मतलब नहीं है कि आप बाकी दूसरे एजेंट्स की वेबसाइट पे जाएँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट आप सभी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें। फाइंड आउट कि आपको फिनलैंड के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आपको सूटेबल लगता है। फी स्ट्रक्चर देखें, कोर्सेज़ देखें, जहाँ मैच हो रहा है, फिर वहाँ पे आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के फॉर्मेट्स भी बिल्कुल सिंपल होते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉरेन काउंटर होता है, फॉरेन स्टूडेंट्स काउंटर या फॉरेन स्टूडेंट्स का पेज होता है, एडमिशन पेज होता है। वहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहते हैं प्रोसेस को, तो वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई कैन नॉट टेक एश्योरेंस कि आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। यू हैव टू कीप ट्राइंग जब तक आपके पास रिस्पॉन्स आए, और आपको लगता है अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स एजेंट्स सब आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, अपनी फेवरेट एजेंट के पास जा सकते हैं, बट उससे पहले खुद अटेम्प्ट करने में क्या बुराई है? हो जाता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, सब कुछ है, तो लोगों की बात बनती भी है इससे। दूसरा हो गया कि वहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना। जब आप एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं, आपकी पूरी प्रोफाइल चेक की जाती है, देन दे विल गिव यू लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद सेकंड फेज आ जाता है फी का। अब यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सबसे डिफिकल्ट टास्क यही है। लोग फ़ी पे करने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि भी हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, मैं फ़ी पे कर रहा हूँ, मेरे को वापस तो मिल जाएगी इन केस वीज़ा ना आया तो। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्टली फ़ी पे करने से पहले समझनी होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका लॉस हो जाए इन केस ऑफ एनी नेगेटिव रिजल्ट। तो ये सब समझने के बाद जब व्हेन यू आर सैटिस्फाइड इनफ, तब आप फ़ी पे करें, फिर फ़ी रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, फ़ी रिसिप्ट हो गया, मोटी-मोटी चीज़ आपके पास होगी। अब आपको अपना अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें आप यूजुअली 9-10 हज़ार यूरो के आसपास आप दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाएँ। 10 से ऊपर, 12 से ऊपर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमेशा होना चाहिए। 9-10 की रिक्वायरमेंट है तो 11, 12, 13, 14 व्हाटएवर, जितना बेटर आपका सके उतना ही अच्छा है। तो उतना अकाउंट बैलेंस आप अपना दिखाएँ। अकाउंट भी अगर आपके नाम पे है तो वेरी गुड है, बहुत अच्छा है। अपने अकाउंट अपने नाम पे रखें। आप स्टूडेंट हैं, अपनी फैमिली से फंड्स ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। 3 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट दिखाएँ। लेकिन जो फंड आपने लेने हैं, इसका ब्यौरा भी आपको एम्बेसी को देना होगा कि मैंने अपनी फैमिली से फंड लिए है, ये दिखाने के लिए। उस केस में अगर आप अपने फादर से, मदर से या ब्रदर से, किसी से भी पेमेंट ले रहे हैं, उनकी अकाउंट स्टेटमेंट भी आप एज अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट? इसके साथ अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ, एक्सपीरियंस लेटर आप दिखा दो। कोई और आपने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आपको कहीं से मिले हैं, कॉलेज से, स्कूल से, उनको भी साथ में अटैच कर सकते हो। इससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी पॉलिश हो जाती है। और साथ में अपना सीवी वगैरह आप अटैच करें अपना। आई अंडरस्टैंड अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको लग रहा होगा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सीवी में विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर के भी तो सीवी होते हैं, तो वैसे जो अपना सीवी बनाएं। लेटर ऑफ मोटिवेशन लगाएं कि आप फिनलैंड क्यों आना चाह रहे हैं। उसके साथ अपना पासपोर्ट लगाएं, साथ में अपना कवर लेटर लगाएं। कवर लेटर में आप एक्सप्लेन करें कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या पर्पस है, क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। और उसके साथ अपनी बहुत अच्छी सी फाइल बना के फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट वगैरह लें और अपनी फाइल सबमिट कराएं। यहाँ पे स्पाउस वीज़ा की अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी अगर आपकी प्रोफाइल पंजाब से है या
गुजरात से है या हरियाणा से है तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है स्पाउस वीज़ा में, राइट? अदरवाइज़ स्पाउस वीज़ा की विंडो भी ओपन होती है और आप जो है लगभग 1 से 2 महीने का प्रोसेस एम्बेसी लेती है। तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि 2 महीने का प्रोसेस एम्बेसी लेगी। पूरा प्रोसेस जो है वो 3 महीने में पूरा हो जाता है। तो आप एडमिशन से 3 महीने पहले ही अपना ये सारा काम शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं कि 1-2 महीने का प्रोसेस है तो लास्ट में शुरू करूँगा। उससे क्या होता है आपकी मेहनत भी खराब जाएगी और वीज़ा भी नहीं आएगा क्योंकि एम्बेसी कहेगी कि भई बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो 3 महीने का गैप रखो आप। ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड ये प्रोसेस जितनी आसानी से मैंने बता दिया, इसे करना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा-सा टेक्निकल हो सकता है। बट आसान क्या चीज़ है, राइट? अगर आप पूरी अटेंशन के साथ, अटेंशन मैं इसलिए वर्ड कह रहा हूँ क्योंकि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। वो कह रहा है ऐसे करना तो मैं वैसे कर लेता हूँ, वो कह रहा है ऐसे करना तो मुझे वैसे कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें किसी की मान ली, कुछ चीज़ें किसी की मान ली। ऐसे करने से आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, नर्वस हो जाएँगे। फाइल एग्ज़ैक्टली आपकी नर्वस फाइल बनेगी। जो मैंने देखा है, लोग जब जिनके रिफ्यूज़ल होते हैं वो लेकर आते हैं, दिखाते हैं जी हमारा ऐसे-ऐसे हमने अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया। तो मैं देखता हूँ उनकी फाइल से कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ये डॉक्यूमेंट क्यों लगाया? जी उसने कहा था। ये क्यों लगाया? जी उसने कहा था। ओके, तो ये चीज़ ना करें। स्टिक टू द पॉइंट। चेकलिस्ट कई बार यूनिवर्सिटी दे देती है, आपको एम्बेसी से चेकलिस्ट मिल जाएगी। इतनी बड़ी बात नहीं होती चेकलिस्ट बनाना। ओके, टाइम और एफर्ट दीजिए, आराम से काम होगा और नहीं होता तब हम बैठे। ओके, तो आई होप फ़िनलैंड का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस और फ़िनलैंड के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। अगर आप फ़िनलैंड के लिए स्टडी वीज़ा लगाना चाह रहे हैं देन ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। हम विश करेंगे कि आपका काम सक्सेसफुली हो जाए और इन केस इस वीडियो को देखने के बाद आपका काम होता है, जस्ट लेट अस नो योर फीडबैक एंड वी विल बी वेरी ग्लैड टू शेयर इट। ऑलराइट, थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।